अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580611491 पर रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वह निम्नलिखित कथनों में से दो एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या है? विरोधी हैं। तो सही कूट चयन कीजिए जो सही उत्तर का प्रतिनिधित्व करें। तो हम लोग कथन को देखते हैं। पहला जो कथन है वो है सभी कवि दार्शनिक होते हैं। दूसरा है कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं। तीसरा है कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं। और चौथा है कोई भी दार्शनिक कवि नहीं होता है। तो कूट में जो दिया हुआ है वो 1 और 4, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और डी है 1 और 2। तो इन्हीं में से हमें कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे विरोध पूछा है कि मतलब एक दूसरे के विरोधी है यानी अपोजिट्स हैं। तो अपोजिट इसमें कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे पहले में दिया हुआ है सभी कवि दार्शनिक होते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? यानी कि कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सभी कवि दार्शनिक होते हैं, ये कह रहा है कि सभी कवि दार्शनिक होते हैं, लेकिन तीसरे में जो बोल रहा है वो कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं। तो ये इसका उल्टा हो जा रहा है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? देखिए नहीं, यहाँ पे आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि इसी से सवाल हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे पूछता है नहीं और हम लोग हाँ समझ लेते हैं, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। तो हम लोग इसमें देखते हैं ए है श्रोताओं की भागीदारी, बी है सूचना का एक तरफा अंतरण, सी है ग्रैपवाइन का रणनीतिक उपयोग और डी है प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सूचना का एक तरफा अंतरण जो है ये प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है और बाकी जो है वो सभी संप्रेषण के प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत हैं। जैसे कि सूचना का एक तरफा अंतरण ये चीज़ नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, 5, 9, 19, 37। तो हम लोग इस सीरीज़ को देखते हैं कि कैसे ये किया गया है। जैसे कि हमने इस 2 को किया जब मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होगा। अब इसमें हमने 1 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5। इसी तरह से हम नेक्स्ट जब करेंगे तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे अभी हमने प्लस किया था, अब यहाँ पे हमें माइनस करना है 1, तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग देखेंगे 9 है, तो 9 इंटू 2, तो यहाँ पे 18 आएगा। अब 18 में अभी इससे पहले हमने एक बार प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस अब करना है, तो 18 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 19 है। अब यहाँ पे हमने 19 को किया जब इज इक्वल टू 2 से, तो यहाँ पे 38 आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्लस हुआ था तो अब यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे होगा 37। ठीक है, अब इसी तरह से हम जब 37 का करेंगे तब यहाँ पे माइनस हुआ है, अब इसमें प्लस ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मतलब 37 इंटू 2, यहाँ पे 37 इंटू 2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 4 और यहाँ पे 6 7, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जब प्लस करेंगे तो 75। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है, ग्रेप वाइन शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? ए है अनौपचारिक संचार, बी है ऊपर की ओर संचार, सी है क्षैतिज संचार और डी है नीचे की ओर संचार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट सवाल है, संप्रेषण में भाषा होती है अंतर्वैयक्तिक होती है, बी है प्रतीकात्मक होती है, डी है गैर वाचिक कूट होता है और डी है वाचिक कूट होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वाचिक कूट होता है। नेक्स्ट है, एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये है उसका घर, ठीक है, अब वो नीचे की तरफ जाता है दक्षिण में। सपोज दैट यहाँ पे उसका घर है, वो नीचे की तरफ आया, 10 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद फिर पूछता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है। अब इसका दायां कहाँ होगा? नीचे की तरफ जब आएगा तो इसका दायां इधर को जाएगा। फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे वो 5 किलोमीटर चलता है और यहाँ पे वो 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से अब दायां इसका ऊपर को जाएगा, फिर ये 10 किलोमीटर चलता है। अब सीधे अपने घर पहुँचने के लिए उसे कितने मीटर चलना पड़ा? यानी ये 10 और ये 10 तो कवर हो गया, फिर यहाँ पे हमने 15, मतलब 15 किलोमीटर उसको चलना पड़ा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए कूट में से किसमें केवल सही कथन समाविष्ट है? कथन 1 है, वेन आरेख तर्कों को आलेखीय रूप में प्रदर्शित करता है। 2 है, वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ा सकता है। 3 है, वेन आरेख को वैध अथवा अवैध कहा जा सकता है। और चौथा है, वेन आरेख संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है। तो कूट से हम लोग देखते हैं कि इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो 1, 2 और 4 वाला जो है वो सही होगा। मतलब कि ये पहला सही, दूसरा सही और उसके बाद चौथा सही। मतलब वैध अवैध कहा जा सकता है, ये चीज़ नहीं सही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? 1 है, संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। 2 है, संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल हैं। 3 है, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। 4 है, संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट ए में देखते हैं हम लोग कौन कौन सा है। तो इसका जो सी वाला जवाब होगा, यानी कि सभी सही हैं। जैसे कि संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल। दूसरा है, संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है, बिल्कुल। और तीसरा है, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। और संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है, ये भी सही है। एक वृत्त के पैराए में ये घूमती रहती है। नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में 10,000 विद्यार्थी बैठे हैं। परीक्षा फल घोषित होने पर विद्यार्थी की संख्या इस प्रकार है। जैसे कि सभी पांचों विषयों में सफल होने वालों की संख्या 5,583 है और 3 विषयों में सफल होने वालों की संख्या 1,400 है और 2 विषयों में सफल होने वाले की संख्या 1,200 है और एक विषय में सफल होने वाले की संख्या 735 है। केवल अंग्रेजी विषय में असफल होने वालों की संख्या 75 है। केवल भौतिक विषय में असफल होने वाले की संख्या 145 है। केवल रसायन विषय में असफल होने वालों की संख्या 140 है। केवल जीव विज्ञान में असफल होने वाले की संख्या 157 है। तो कम से कम 4 विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट सवाल है, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य हैं। बी है, इसके आधार वाक्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य है। सी है, इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सत्य हैं। डी है, इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य है। नेक्स्ट सवाल है, किसी कोड में मथुरा को JXQEROX निरूपित करता है तो होटल्स किसके द्वारा निरूपित होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मथुरा, यहाँ पे MATHURA, ये हो गया मथुरा। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग जब कर लिया 13, 1, 20, 8, 21, 18, उसके बाद 1 है। यहाँ पे हमने JXQEROX, यानी कि इसमें क्या हुआ है, 3 माइनस हुआ है, -3 हुआ है, सब में 3 माइनस हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए H 8 पे आता है तो E होगा, और यहाँ पे 15 तो L होगा, EL फिर T, तो यहाँ पे Q होगा, ELQ, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की तर्क शक्ति पर भरोसा करें। ए है निगमनात्मक पर, बी है प्रदर्शनात्मक पर, सी है शरीर विज्ञान संबंधी, और डी है आगमनात्मक पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आगमनात्मक पर। नेक्स्ट सवाल है, जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना होता है तो ऐसी परिभाषा कहलाती है। ए है सैद्धांतिक, बी है शाब्दिक, और सी है प्रत्ययकारी, और डी है अनुबंधात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सैद्धांतिक कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, अभिकथन एक औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। तर्क 2 है, सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। ए है, दोनों 1 और 2 सत्य हैं परंतु 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है, 1 सत्य है परंतु 2 असत्य है। सी है, 1 असत्य है परंतु 2 सत्य है। डी है, दोनों 1 और 2 सत्य हैं और 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि 1 असत्य है परंतु 2 सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, और अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अपनी पत्नी से 3 साल का बड़ा है, और 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 50 साल हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वो उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वो उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है। तो लड़की का लड़के से रिश्ता क्या हुआ। ए है अंकल का, बी है भतीजा का, सी है बेटा का, और डी है भाई का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, भाई का हुआ। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न संख्या 17 से 22 नीचे दिए गए टैबलीकृत डेटा पर आधारित है। एक कंपनी में 20 कर्मचारी हैं, उनकी आयु वर्षों में और वेतन प्रति माह में
प्रति माह 1000 में नीचे दिया गया है। तो क्रम संख्या है 1 2 3 4 इस तरह से है, कुल 10 11 12 मतलब ये इसका क्रम संख्या है, 20 तक है। ठीक है, तो ये इतना इतना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे कि प्रत्येक कर्मचारी की आयु के आंकड़ों को 5 वर्ष के अंतराल के वर्ग में वर्गीकृत करें। किस वर्ग अंतराल में अधिक औसत वेतन प्रदर्शित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 से 55। नेक्स्ट सवाल है 40 और 50 वर्षों के आयु में औसत वेतन प्रति माह 1000 रुपये में कितना है? ए है 42.5, बी है 40.5 और सी है 36.5 और डी है 35। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 42.5। नेक्स्ट सवाल है कर्मचारियों का कितना भाग प्रतिशत प्रति माह यानी कि 40,000 वेतन प्राप्त कर रहा है? ए है 50%, बी है 35%, सी है 32% और डी है 45%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 45%। नेक्स्ट सवाल है कर्मचारियों का कितना भाग कुल कर्मचारियों के औसत वेतन से कम वेतन लेता है? ए है 50%, बी है 55%, सी है 32% और डी है 45%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 55%। नेक्स्ट सवाल है कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? ए है 38.6 वर्ष, बी है 47.2 वर्ष और 3 है 45.3 वर्ष और डी है 40.3 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 40.3 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है 30 से 35 वर्षों के वर्ग अंतराल में आवृत्ति प्रतिशत क्या है? ए है 25%, बी है 30%, सी है 35% और डी है 20%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 35%। नेक्स्ट सवाल है बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? ए है MAC, बी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी है गूगल टॉक और डी है अल्टा विस्टा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गूगल टॉक। नेक्स्ट सवाल है भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? ए है सूक्ष्म विविक्त यानी पार्टिकुलेट पदार्थ, बी है ओजोन, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? ए है मेगाबाइट, बी है गीगाबाइट, सी है टेराबाइट और डी है किलोबाइट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गीगाबाइट। ये एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट सवाल है द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नांकित में से किस शहर में अवस्थित है? तो ए है ढाका में, बी है नई दिल्ली में, सी है काठमांडू में और डी है कोलंबो में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो ए है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि 11,001। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? ए है स्पीकर, बी है मॉनिटर, सी है कीबोर्ड और डी है प्रिंटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कीबोर्ड। नेक्स्ट सवाल है दो भूकंप ए और बी रिक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 परिमाण के आए। उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग ई बी/ई ए कितना होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 32 होगा। नेक्स्ट सवाल है पर्यावरण पर मानवोद्भाविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
ए है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। बी है वायुमंडलीय स्थितियाँ, जनसंख्या और वनाच्छादन। सी है जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। डी है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट सवाल है, संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है लोकसभा का स्पीकर, सी है लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति और डी है राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? ए है स्वच्छ वायु, फॉस्फेट और जैव विविधता। बी है मछलियाँ, उर्वरक, मृदा और ताजा जल और सी है तेल, वन और ज्वार। डी है उर्वर मृदा, ताजा जल और प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताजा जल। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। ए है 24 अप्रैल को, बी है 21 जून को, सी है 7 जुलाई को और डी है 21 अप्रैल को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 अप्रैल को। सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? तो एक है अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए। दो है संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए। सी है शिक्षकों की क्षमता निर्माण और चौथा है भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर कूट से हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसका सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट सवाल है, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों का कूटबद्ध करना या गडमड करना क्या कहलाता है? गडमड करना क्या कहलाता है? ए है अवगमन, बी है कोडीकरण, सी है डिकोडीकरण और डी है सुरक्षा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कोडीकरण। नेक्स्ट सवाल है, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 6% है। नेक्स्ट सवाल है, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? ए है यूरोपियन यूनियन, बी है चीन, सी है भारत और डी है यूएसए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब यूएसए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? ए है फेडोरा लाइनक्स, बी है ओपन ऑफिस, सी है अपाचे HTTP सर्वर और डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट सवाल है, अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये है अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। दो है, ये एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। तीसरा है, ये सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है और चौथा है, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसका जो कूट है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ए है
किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए। बी है सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए। सी है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। और डी है किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। ए है समझना, बी है विश्लेषण करना, सी है मूल्यांकन करना और डी है जानना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब मूल्यांकन करना। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। ए है वर्णनात्मक अनुसंधान, बी है प्रयोगात्मक अनुसंधान, सी है कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान, डी है ऐतिहासिक अनुसंधान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्णनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट सवाल है एक अच्छा शिक्षक वो है जो संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। बी है विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, सी है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, डी है उपयोगी सूचनाएं देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट सवाल है एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये है अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लेखन, दो है वर्तमान साहित्य की समीक्षा, तीन है प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना और चौथा है प्रारूप का पुनर्रीक्षण। तो इसका जो कूट होगा वो होगा सी वाला, 1 2 3 4, यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट सवाल है एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष और महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसको इंगित करता है। शून्य परिकल्पना, बी है दिशात्मक परिकल्पना, सी है सांख्यिकीय परिकल्पना और डी है अनुसंधान परिकल्पना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिशात्मक परिकल्पना। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ए है प्रायोगिक अनुसंधान, बी है क्रियात्मक अनुसंधान और सी है मूल्यांकन अनुसंधान, डी है मौलिक अनुसंधान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट सवाल है शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए है वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है, दो है वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, तीन है वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, डी है वे रट कर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो इसका कुछ कोड दिया हुआ है वो हम लोग को देखकर आंसर करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कि मतलब 1 2 और 3, मतलब वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। क्या चीज़, सवाल देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो सहायक सामग्री हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो लंबे समय तक संकल्पना धारण करने में हमारी मदद करती है, वे विद्यार्थियों की अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, तीसरा है वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है। ठीक है, तो चौथा वाला जो है ये गलत है, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट सवाल है एक अच्छे शोध प्रबंधन लेखन में शामिल है। एक है विराम चिन्ह में कमी और न्यूनता, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, दो है संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच, तीन है शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता और चौथा है स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। यानी नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट सवाल है निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। पहला है ए जो है कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, बी है शिक्षकों और शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सी अनुभव द्वारा सीखना और डी है शिक्षक का ज्ञान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो शिक्षक और शिक्षार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है इससे शिक्षण को प्रभावित नहीं बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट सवाल है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में शामिल है। एक है व्याख्यान, दो है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, और तीन है सामूहिक कार्यक्रम, और चार है स्वाध्याय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब कि एक, दो और चार। मतलब कि व्याख्यान होना चाहिए और पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान होना चाहिए और उसके बाद स्वाध्याय होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न संख्या 53 से 58 निम्नलिखित अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग अब इसको पढ़ रहे हैं। यानी कथा वाचन हमारे जीन में नहीं है, ये विकासमूलक इतिहास भी नहीं है, ये वो तत्व है जो हमें मानव बनाता है। मानव कथा वाचन के माध्यम से प्रगति करता है। किसी विशेष घटना का परिणाम कथा के कई विविध रूपों में सामने आता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं। कभी कभी उन कहानियों में भारी अंतर होता है। किस कहानियों किस कहानी का वाचन हो रहा है और उसे दोहराया जा रहा है, तथा किस कथा को छोड़ दिया गया और भुला दिया जाता है, जिससे बहुधा ये निर्धारित होता है कि हमने कैसे प्रगति की। हमारा इतिहास, ज्ञान और समझ, ये सभी कुछ कहानियों के संग्रह हैं जो जीवित रहते हैं। इसमें वे कहानियाँ भी शामिल हैं जो हम भविष्य के बारे में एक दूसरे को कहते हैं, और भविष्य कैसा होगा ये आंशिक अथवा संभवतः व्यापक रूप से उन कहानियों के चयन पर निर्भर करता है जिन पर हमारा सामूहिक रूप से विश्वास होता है। कुछ कहानियाँ तो डर और चिंता फैलाने के लिए गढ़ी जाती हैं। ऐसा इसलिए कि कुछ कथावाचक ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तनाव पैदा करने की ज़रूरत है। कुछ डरावनी कहानियाँ होती हैं, वे टोटमी चेतावनी जैसी होती हैं। अभी कुछ नहीं किए तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि सब कुछ अच्छा होगा यदि हम सब कुछ विशेष रूप से चंद सक्षम वयस्कों के भरोसे छोड़ देंगे। इस समय ये प्रवृत्ति उन लोगों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है जो अपने आप को विवेकी आशावादी कहते हैं। वे ये दावा करते हैं कि प्रतिस्पर्धा करना, सफल होना, दूसरों की कीमत पर लाभ लेना ही मानव स्वभाव है। हालांकि विवेकी आशावादी ये अनुभव नहीं करते हैं कि भद्र सामाजिक ताने बाने के माध्यम से मानवता ने समय के साथ साथ कैसे प्रगति की है और कैसे बड़े समाज का समूह न्यूनतम स्वार्थ से कार्य करता है तथा प्रक्रिया में धनी और निर्धन एवं ऊंच नीच को समान रूप से कैसे समायोजित करता है। कथावाचन के इस पहलू पर व्यवहारिक संभाव्यों द्वारा विचार किया जाता है जो उन लोगों के मध्य का मार्ग अपनाते हैं जो ये कहते हैं कि सब ठीक ठाक है, खुश रहो और सुखद भविष्य के लिए अपने व्यवहार में व्यक्तिवादी व्यक्तिवादी बनो। और वे लोग जो निराशावाद और भय का दामन थामते हैं, वे ये मानते हैं कि हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। हमारा भविष्य ये है कि हम किस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम उस पर किस तरह से कार्य करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है इसी से रिलेटेड। तो हमारा जो 53 क्वेश्चन है, हमारा ज्ञान निम्नलिखित में से किसका समूह है। तो इसका जो सही जवाब होगा, मतलब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले। कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्हें हम याद करते हैं, बी है कुछ कहानियाँ जो जीवित रहती हैं, सी है कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ, डी है वे सभी कहानियाँ जिन्हें हमने अपने जीवन काल में सुना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुछ कहानियाँ जो जीवित रहती हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहानियों के आधार पर हमारा भविष्य कैसा होगा। ए है जो बार बार कही जाती हैं, बी है भय और तनाव फैलाने के लिए विरूपित की जाती हैं, सी है भविष्य बताने के लिए विरूपित की जाती हैं, डी है हम सामूहिक रूप से विश्वास का चयन करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हम सामूहिक रूप से विश्वास का चयन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मानव कम स्वार्थी होते हैं जब ए है वे डरावनी कहानियाँ सुनते हैं, बी है आनंददायी कहानियाँ सुनते हैं, सी है वे अकेले काम करते हैं, डी है वे बड़े समूह में कार्य करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर
डी होगा, वे बड़े समूह में कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्रियात्मक संभाव्य वे हैं जो ए है विनाश का हवा खड़ा करने वाले होते हैं, बी है आत्म केंद्रित होती हैं, सी है प्रसन्न और बेपरवाह होते हैं और डी है मध्य मार्ग पर चलते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य मार्ग पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कथावाचन निम्नलिखित में से क्या है? ए है एक विज्ञान है, बी है हमारे जीन में है, सी है एक तत्व जो हमें मानव बनाता है और डी है एक कला है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक तत्व जो हमें मानव बनाता है। नेक्स्ट सवाल है, विवेकी आशावादी कैसे होते हैं? तो अवसरों की ताक में रहते हैं और दो है संवेदनशील और प्रसन्न रहते हैं, तीन है स्वार्थी होते हैं। तो अब इसे हमें कूट से देखना है कि कौन सा कूट इसका सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि एक, दो और तीन, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है? तो ए है अभिवृत्ति सर्वेक्षण से, दो है कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से, तीन है विद्यार्थियों की उपस्थिति से और चार है संप्रेषण माध्यम का चयन। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक, दो और तीन। नेक्स्ट सवाल है, आग आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए है प्रकृति की एकता पर, बी है प्रकृति की समरूपता पर, सी है प्रकृति की समरसता पर और डी है प्रकृति की अखंडता पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकृति की समरूपता पर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया।